हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम एक क्विक रिवीजन करने वाले हैं AS10 की प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए AS10 किस चीज़ का है? प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट। सबसे पहले स्कोप ऑफ द स्टैंडर्ड, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिस पे AS लगेगा या फिर जिस पे AS नहीं लगेगा। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट तो किस AS का नाम ही है, तो वो तो इस AS के अंदर कवर होगी। बायोलॉजिकल एसेट्स पर ये AS नहीं लगेगा, लेकिन बियरर प्लांट्स पे ये एसेट AS लगेगा। बायोलॉजिकल एसेट पे नहीं लगेगा, बियरर प्लांट्स पे लगेगा। अभी बाद में हम देखेंगे इन दोनों का मतलब क्या होता है। आगे प्रोड्यूस ऑन बियरर प्लांट पर भी ये AS नहीं लगेगा। वेस्टिंग एसेट्स पर भी ये जो AS है नहीं लगेगा। सिर्फ किस चीज़ पे लग रहा है? PPE पे लग रहा है और बियरर प्लांट्स पे लग रहा है। आगे देखिए, सबसे पहले मीनिंग ऑफ PPE, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन कि टेंजिबल एसेट्स, ठीक है। पीपी क्या होते हैं सर? टेंजिबल एसेट्स, क्योंकि इंटेंजिबल एसेट्स तो अलग ही एस में आएंगे AS26 के अंदर। AS10 में सिर्फ कौन से एसेट्स आते हैं? टेंजिबल एसेट्स। हेल्ड फॉर थ्री पर्पसेस, हेल्ड फॉर थ्री पर्पसेस एंड एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड फॉर मोर देन 12 मंथ्स। एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड फॉर मोर देन 12 मंथ्स। हेल्ड फॉर में तीन पर्पस कौन कौन से? यूज्ड इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, प्रोडक्शन या सप्लाई में यूज होंगे गुड्स और सर्विसेज के। हैंड फॉर रेंटल टू अदर्स, हमने कोई चीज़ रखी हुई है लोगों को किराए पे देने के लिए, तो वो भी क्या मान ली जाएगी? पीपी मान ली जाएगी। एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर मैंने लैंड एंड बिल्डिंग रखा हुआ है किराए पे देने के लिए, तो वो पीपीई में नहीं आएगा, उसको बोला जाता है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। उसके ऊपर AS भी कौन सा लगता है? AS13 लगता है, राइट। या फिर कोई भी ऐसा एसेट जो मेरे पास किस लिए? एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए। एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस इज अ वाइडर टर्म, इसके अंदर बहुत सारे पर्पस आ जाते हैं, जैसे कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, पर्सनल एंड अदर फंक्शन, सेफ्टी और इन्वायरमेंटल रीजंस। कि मतलब इन सभी में से किसी काम के लिए भी अगर अपने पास मैं एसेट रखता हूँ तो उसको भी क्या मान लिया जाएगा? पीपीई। तो देखिए पीपी की डेफिनेशन क्या बनी सर? टेंजिबल एसेट्स है जो कि हमें हमारे पास है तीन कामों के लिए। क्या क्या? कि वो प्रोडक्शन या सप्लाई में यूज़ होंगे, या फिर हमने वो लोगों को किराए पे देने के लिए रखे हुए हैं। थर्ड क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस, जिसके अंदर बहुत सारे मतलब हमारे बिजनेस के किसी भी डिपार्टमेंट में वो यूज़ होने वाले हैं। और एक्सपेक्टेड टू बी यूज फॉर मोर देन 12 मंथ्स। अगर कोई मेरे पास एसेट है जो 12 महीने से कम की ड्यूरेशन के लिए काम आएगा, तो उसको मैं एसेट रिकॉर्ड ही नहीं करूँगा, उसको मैं डायरेक्टली P&L में एक्सपेंस कर दूंगा, ठीक है। तो कंडीशन ये भी है कि 12 महीने से ज़्यादा के लिए वो काम आएगा, तो ही हम उसको क्या बोलेंगे? पीपी बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, हमने देखा था ना बायोलॉजिकल एसेट, बायोलॉजिकल एसेट पे AS10 नहीं लगेगा। तो बायोलॉजिकल एसेट क्या होते हैं? एनिमल्स और प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल एसेट्स। बायोलॉजिकल एसेट्स इंक्लूड्स लिविंग एनिमल्स और प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स वैसे दो टाइप के होते हैं, बीरर प्लांट और अदर्स, ठीक है। बीरर प्लांट के ऊपर ये AS लगता है। नॉर्मल प्लांट्स जो है अदर देन बीरर प्लांट्स, उस पर ये AS नहीं लगेगा। लिविंग एनिमल्स पे ये AS नहीं लगेगा। अब देखते हैं सर बीरर प्लांट्स क्या होता है। बीरर प्लांट्स का मतलब ऐसे प्लांट्स जो ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करे, ठीक है। कौन सी तीन कंडीशन? जो पहली कंडीशन है यूज इन प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। मतलब जैसे हमने आम के पेड़ उगाए, ठीक है, उससे मेरे को क्या रिजल्ट मिलेगा? मेरे को मैंगोज मिलेंगे, उससे आम मिलेगा मुझे उससे, ठीक है। तो मैंगो क्या है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। आम का जो पेड़ है वो क्या है? बियरर प्लांट है जो मुझे हेल्प कर रहा है इन प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ठीक है। सेकंड क्या है? एक्सपेक्टेड टू बियर प्रोड्यूस फॉर मोर देन 12 मंथ्स। अच्छा, आम के पेड़ पे क्या जो फ्रूट्स है वो एक ही बार लगेंगे? नहीं, वो एक साल से ज़्यादा के लिए काम आएगा। एक्सपेक्टेड टू बियर प्रोड्यूस फॉर मोर देन 12 मंथ्स, ठीक है। नॉट सोल्ड एज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्सेप्ट एज स्क्रैप। क्या मैं पेड़ को बेचने वाला हूँ? नहीं, पेड़ के ऊपर जो फ्रूट्स लगे होंगे, जो मैंगोज लगे होंगे, हम उसको बेचने वाले हैं, पेड़ को हम नहीं बेचने वाले। एक्सेप्ट एज स्क्रैप का मतलब क्या है? कि हाँ, अगर कोई पेड़ बिल्कुल सूख गया है, अब वो फ्रूट्स उस पर नहीं लग सकते, तो हमने उस जो पेड़ की लकड़ी है वो बेच दी, हाँ वो हो सकता है, ठीक है। अदरवाइज उस पेड़ को हम नहीं बेचने वाले। तो बेरर प्लांट कौन से प्लांट्स जो ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करे? पहली कंडीशन क्या है? यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। सेकंड कंडीशन क्या है? इज एक्सपेक्टेड टू बियर प्रोड्यूस, उस पर फ्रूट्स आएंगे फॉर मोर देन 12 मंथ्स, और उसको हम बेचने वाले नहीं है एज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो उस प्लांट या ट्री को हम क्या बोलेंगे? बियरर प्लांट्स। और जो बियरर प्लांट है वो इस एज के अंदर कवर होंगे, और अदर देन बियरर प्लांट्स वो इस एज में कवर नहीं होंगे। आगे देखिए, एनुअल क्रॉप्स, एनुअल क्रॉप्स जो होती है, या फिर ट्रीज गोन फॉर टिम्बर है, इन दोनों को हम बियरर प्लांट बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। इन दोनों को हम बियरर प्लांट नहीं बोलेंगे। मतलब ये दोनों चीजें, एनुअल क्रॉप्स और ट्रीज गोन फॉर टिम्बर, ये इस एज में कवर
नहीं होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग अपनी क्या है, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फॉर पीपीई, कि पीपीई को हम हमारी बैलेंस शीट में, हम हमारे अकाउंट्स में कब रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। हम पीपी को तभी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई हो। अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई हो, कौन सी, हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, कितने टाइम के लिए, फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 12 months, एंड इट्स कॉस्ट कैन बी रिलायबली मेजर्ड, इट्स कॉस्ट कैन बी रिलायबली मेजर्ड। अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, मतलब हम पीपी को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे। आगे देखिए, ये चीज़ हमने सेम उसमें भी देखी थी, AS2 के अंदर भी, स्पेयर पार्ट्स, स्टैंड बाय इक्विपमेंट और सर्विसिंग इक्विपमेंट। इन तीन चीज़ों को क्या हम AS2 के अंदर लेके आए या फिर AS10 के अंदर। अगर पीपी की डेफिनेशन जो अभी हमने जस्ट पढ़ी है, अगर ये तीन चीज़ पीपी की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर देते हैं तो इस पर हम क्या लगाएंगे, AS10। अगर ये तीन चीज़ पीपी की डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं करते हैं तो इसको हम क्लासीफाई करेंगे एज इन्वेंट्री एज पर AS2। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट अपने पास आता है मेजरमेंट ऑफ पीपीई, मेजरमेंट ऑफ पीपी। ठीक है, हम रिकॉग्नाइज तो कर लेंगे पीपी को, किस अमाउंट पे रिकॉग्नाइज करें, हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, हमारी बैलेंस शीट में पीपीई किस वैल्यू पे आनी चाहिए। तो देखिए, मेजरमेंट ऑफ पीपी, जब इसको पहली बार रिकॉग्नाइज करेंगे, इनिशियल रिकॉग्निशन करेंगे, तो हम किस चीज़ पे शो करेंगे, कॉस्ट पे शो करेंगे, जिसको बोलते हैं कॉस्ट मॉडल। ठीक है, सब्सीक्वेंट रिकॉग्निशन मतलब आफ्टर रिकॉग्निशन, बैलेंस शीट डेट पे हम क्या करेंगे, दो ऑप्शन है अपने पास, दोनों में से कोई भी एक मॉडल फॉलो करना है, या तो कॉस्ट मॉडल या फिर रिवैल्यूएशन मॉडल, या तो कॉस्ट मॉडल या फिर रिवैल्यूएशन मॉडल। ठीक है, इनिशियल रिकॉग्निशन एट कॉस्ट, सब्सीक्वेंट रिकॉग्निशन एट कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल। ठीक है, एक पॉइंट याद रखना AS13 से रिलेटेड, कि जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज होती है ना, उसको हम सिर्फ कॉस्ट मॉडल पे ही शो करेंगे, रिवैल्यूएशन मॉडल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज पे नहीं लगता है। ये बात किस में कही गई है, AS13 में कही गई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे, सबसे पहले इनिशियल रिकॉग्निशन की। इनिशियल रिकॉग्निशन किस चीज़ पे होना है, कॉस्ट पे होना है। तो हम कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये अपने को देखना है। किस, पहला केस, सपोज हमने कोई पीपीई, कोई मशीन, कोई प्लांट, कोई बिल्डिंग परचेज की है, तो उसकी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये फॉर्मेट है, इसके अंदर ऑलमोस्ट सभी पॉइंट्स कवर हो जाएंगे जो भी आज तक क्वेश्चंस में आए हैं। ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ पीपीई, सबसे पहले हम क्या चीज़ ऐड करेंगे, परचेज प्राइस। परचेज प्राइस लेंगे, परचेज प्राइस में से क्या अपने को और ऐड करना है, इंपोर्ट ड्यूटीज़ या फिर कोई भी ऐसे टैक्सेस जिनका अपने को क्रेडिट नहीं मिलेगा, जिनका अपने को रिफंड नहीं मिलेगा, उन सबको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ट्रेड डिस्काउंट को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। कैश डिस्काउंट को माइनस नहीं करना है, ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करना है, कैश डिस्काउंट को माइनस नहीं करना है। अच्छा, अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं होगा तो हम बाय डिफॉल्ट क्या मान के चलेंगे, इंपोर्ट ड्यूटीज़ और जीएसटी जो भी टैक्स है उसका रिफंड नहीं मिल रहा है, मतलब ऐड करना है। ठीक है, तो ये परचेज प्राइस से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स होगी। इसके बाद कुछ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट्स है, वो भी अपने को क्या करना है, ऐड करना है। अच्छा, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, सर ऐसी कॉस्ट जो इनकर हो रही है एसेट को ऐसी लोकेशन या ऐसी कंडीशन में लेके आने के लिए जो ज़रूरी हो फॉर ऑपरेटिंग इन द मैनर इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग एक एसेट काम करने लायक स्थिति में पहुंचे, उसके लिए जो भी खर्चा करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ को हम बोलते हैं डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, और इन सब को हम क्या करेंगे, पीपी की कॉस्ट के अंदर ऐड करेंगे। अच्छा, अब पहले हम कुछ नाम देखते हैं कि जिनको हम पीपी की कॉस्ट में ऐड करने वाले हैं। देखिए, पहला क्या है, कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट्स। कुछ वर्कर्स जो मशीन को खरीदने की प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व हुए थे, तो उनकी कुछ प्रोपोर्शनेट सैलरी ऐड हो सकती है। साइट प्रिपरेशन की कॉस्ट ऐड हो सकती है। इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट, इसमें मेनली आता है लोडिंग का, अनलोडिंग के, ये जो एक्सपेंसेस है ये भी ऐड होंगे। इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऐड होगी। असेंबली कॉस्ट, ये भी असेंबली कॉस्ट भी अपने को ऐड करनी है। अच्छा, कॉस्ट टेस्टिंग की कॉस्ट भी ऐड करेंगे। अब ध्यान रखना है, टेस्टिंग से हो सकता है कुछ आउटपुट बना हो, और वो आउटपुट हमने मार्केट में सेल भी किया है, तो सेल प्रोसीड्स ऑफ सैंपल, इसको हम माइनस कर देंगे किससे, कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग से, और वो नेट कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग जो है वो ऐड होगी। नेट कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग कैसे आएगी, कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग माइनस सेल प्रोसीड्स ऑफ सैंपल। एक चीज़ का और ध्यान रखना है, अगर सेल प्रोसीड्स ऑफ सैंपल इंक्लूडिंग जीएसटी दे रखा हो, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी दे रखा हो, तो हम उसमें से जीएसटी को हटा देंगे। आगे देखिए, प्रोफेशनल फीस भी हम ऐड करेंगे। प्रोफेशनल फीस हो सकता है क्वेश्चन में किसी भी नाम से दे रखा हो, कंसल्टेंट, लीगल या आर्किटेक्ट, कैसी भी कंसल्टेंट प्रोफेशनल फीस है वो भी ऐड करेंगे। टाइटल गारंटी इंश्योरेंस, ये भी ऐड करेंगे, क्वेश्चन में इसका यूज होता है। ट्रांजिट इंश्योरेंस भी ऐड करना है। स्पेयर पार्ट्स या टूल्स जो अपने ने कंज्यूम किया वो भी ऐड करना है। अच्छा, डेप्रिसिएशन भी ऐड करना है। हाँ, अगर एक मशीन को बनाने के अंदर दूसरी मशीन यूज हुई है तो उस मशीन का डेप्रिसिएशन भी ऐड करेंगे। आगे, डिमोलिशन एक्सपेंसेस ऑफ अर्लियर स्ट्रक्चर,
अगर हम एक नई बिल्डिंग बना रहे हैं, उस एरिया में कोई पुरानी बिल्डिंग थी, हमने पहले वो बिल्डिंग पुराने वाली गिराई है, उसका जो गिराने का खर्चा है वो भी ऐड करेंगे। अच्छा, कुछ स्क्रैप था उस जो पुरानी बिल्डिंग में, वो हमने बेचा है, उससे कुछ रिकवरी हुई है, वो माइनस करेंगे, मतलब नेट डिमोलिशन एक्सपेंसेस ऐड करेंगे। नेट डिमोलिशन एक्सपेंसेस मतलब कि टोटल डिमोलिशन एक्सपेंसेस कितने हैं माइनस कितनी सेल ऑफ स्क्रैप हुई है एक्सक्लूडिंग जीएसटी। तो कह सकते हैं लगभग सिमिलर एडजस्टमेंट होगी जैसे कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग वाली थी। आगे देखिए, कोई सिग्निफिकेंट रिनोवेशन करी है, रीमॉडलिंग करी है, तो इसको भी अब कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेंगे, इसको पीपी की कॉस्ट में ऐड करेंगे। अच्छा, बोरोइंग कॉस्ट को ऐड करना नहीं करना, तो बोरोइंग कॉस्ट सिर्फ क्वालिफाइंग एसेट के केस में ऐड होता है। अगर जो हम एसेट खरीद रहे हैं या कंस्ट्रक्ट करा रहे हैं वो क्वालिफाइंग एसेट है तो मतलब बोरोइंग कॉस्ट को ऐड करेंगे। अगर वो क्वालिफाइंग एसेट नहीं है तो बोरोइंग कॉस्ट को ऐड नहीं करेंगे। अगर A16 ने कहा है ऐड कर दो तो करेंगे, ठीक है। अगर खाली क्वेश्चन में बोरोइंग कॉस्ट लिखा आ गया, इंटरेस्ट लोन आ गया, तो हम मान के चलेंगे A16 के अकॉर्डिंग ऐड नहीं करना है। अगर कुछ स्पेसिफिकली मेंशन होगी क्वालिफाइंग एसेट है या फिर A16 के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो तो ही ऐड करेंगे, अदरवाइज ऐड हम इसको नहीं करेंगे। अच्छा, अब कुछ ऐसी कॉस्ट्स जो अपने को ऐड नहीं करनी है, कॉस्ट दैट विल नॉट बी एडेड, कॉस्ट दैट विल नॉट बी एडेड, कौन कौन सी कॉस्ट है? इनोग्रेशन कॉस्ट, कोई ओपनिंग सेरेमनी रखी है उसको ऐड नहीं करना। एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट को पीपी की कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे। प्रमोशनल कॉस्ट को भी ऐड नहीं करेंगे। मार्केटिंग कॉस्ट भी ऐड नहीं करेंगे। स्टाफ को ट्रेनिंग दी है कि नई मशीन कैसे यूज़ करनी है, वो भी ऐड नहीं करनी है। एडमिनिस्ट्रेशन एंड जनरल ओवरहेड्स को ऐड नहीं करेंगे। कॉस्ट ऑफ रिलोकेटिंग और रीऑर्गेनाइजिंग इंपॉर्टेंट, ऐड नहीं करेंगे। मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ मैन्युफैक्चरिंग मतलब कि कोई बिल्डिंग सपोज हम कंस्ट्रक्ट करा रहे हैं, जिस बिल्डिंग में हमारा ऑफिस था ना उसको हम गिरा के दोबारा नया बनवा रहे हैं, तो हमारा ऑफिस टेम्प्रेरी पीरियड के लिए हम कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं, तो जो टेम्प्रेरी हमने शिफ्ट किया इससे रिलेटेड खर्चे उसको भी ऐड नहीं करेंगे। रिलोकेटिंग रीऑर्गेनाइजिंग के खर्चे ऐड नहीं करेंगे। इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेज ऐड नहीं करेंगे। इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेज इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ऐड नहीं करेंगे। एक्सपेंसेस जो इनकर हुए हैं कब, जब एसेट रेडी फॉर यूज़ हो चुका था, रेडी फॉर यूज़ हो चुका है तो उसके बाद का कोई भी खर्चा एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं होगा, वो क्या होगा, P&L में डेबिट होगा। एक्चुअल यूज़ नहीं देखना, हमें क्या देखना है, रेडी फॉर यूज़। आगे देखते हैं अब हम एक्सपेंसेस इनकर्ड आफ्टर एन एसेट इज रेडी फॉर यूज बट ऑपरेटेड एट लेस देन फुल कैपेसिटी। कोई ऐसा एसेट है, ठीक है, जो यूज़ करने के लिए रेडी है, लेकिन अब हमें अभी तक है ना हम उसको फुल कैपेसिटी पे यूटिलाइज नहीं कर रहे, जिसकी वजह से कुछ लॉस हो रहा है अपने को, तो वो भी ऐड नहीं करने का है। अच्छा, आगे सैलरीज ऑफ स्टाफ हु विल प्रिपेयर द स्टोर बिफोर इट्स ओपनिंग। एक क्वेश्चन में एग्जैक्ट ये वर्डिंग यूज होगी एक मॉड्यूल के क्वेश्चन में, सैलरीज ऑफ स्टाफ हु विल प्रिपेयर द स्टोर बिफोर इट्स ओपनिंग, इस चीज़ को भी हम ऐड नहीं करेंगे। अच्छा, इससे रिलेटेड दो इनकम्स, दो टाइप की इनकम हो सकती है, एक होती है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, एक नॉट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल। तो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल को तो हम लेस कर देते हैं, ठीक है। अभी आया भी था, क्या क्या आया था, टेस्टिंग जब करी थी तो जो सैंपल बना था उस सैंपल को सेल किया था, ठीक है, या फिर कोई एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को डिमोलिश किया था तो उसको सेल किया था, तो वो दोनों तो हम पीपी की कॉस्ट में से लेस कर ही रहे थे, ठीक है। अच्छा, ऐसी कोई इनकम होगी जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है, उसको ऐड हम नहीं करेंगे, उसको सॉरी उसको लेस नहीं करेंगे, उसको कहाँ रिकॉग्नाइज करेंगे, P&L में रिकॉग्नाइज करेंगे। अच्छा, नॉट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल का एग्जांपल क्या होगा कि भाई हमारे पास जो कंस्ट्रक्शन साइट थी उसका कुछ एरिया भी खाली था, तो कुछ टाइम के लिए हमने उसको एज अ पार्किंग लेट आउट कर दी, ठीक है। तो पार्किंग से जो इनकम आ रही है, कार पार्किंग से जो इनकम आ रही है, उसको पीपी की कॉस्ट से लेस नहीं करना है, क्योंकि द कार पार्किंग इज नॉट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द एसेट, ठीक है। तो देखो दो चीज़ें अभी अभी तक हमने ऐड करी है। पहला क्या था, परचेज प्राइस की एडजस्टमेंट, सेकंड क्या था, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंडिचर। थर्ड देखो जो चीज़ है वो है डी कमीशनिंग रिस्टोरेशन एंड सिमिलर लाइबिलिटीज़, DRS, डी कमीशनिंग रिस्टोरेशन एंड सिमिलर लाइबिलिटीज़, कि आज से 30-40 साल के बाद ये ज़मीन हमें वापस करनी है, जिस कंडीशन में हमने ली थी उसी कंडीशन में, तो जो स्ट्रक्चर हमने बनाया होगा वो वापस डिमोलिश करना होगा, डिसमेंटल करना होगा, तो वो फ्यूचर में खर्चा करना है, लेकिन पता है मुझे कि अभी करना पड़ेगा, तो उसका प्रोविजन हम पहले से बना के चल रहे हैं। ये भी एसेट की कॉस्ट में ऐड करना है। कैसे कैलकुलेट करना है, एस्टिमेटेड कॉस्ट को प्रीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो अपने पास क्या आ जाएगी, कॉस्ट आ जाएगी, और इन सबको ऐड करने के बाद मेरे पास क्या आ गई, कॉस्ट आ गई पीपी की, ठीक है सर। जनरल एंट्री कैसे करेंगे सर, पीपी की जनरल एंट्री सबको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पीपीई टू बैंक। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, प्रोविजन बनाया था ना, इसलिए प्रोविजन को और कर देंगे क्या, साथ में क्रेडिट, पीपीई टू बैंक टू प्रोविजन अपनी क्या हो जाएगी, जनरल एंट्री, ठीक है। आगे देखिए, सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट, कि सर इस बार है ना हम खरीद नहीं रहे मार्केट से, हम क्या कर रहे हैं, खुद बना रहे हैं एसेट, खुद बनाएंगे, हम खुद पीपी बनाएंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे। तो इसमें क्या करना है, इनिशियल रिकॉग्निशन अभी भी कॉस्ट पे होगा। कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, जैसे हमने परचेज्ड वाले की कॉस्ट कैलकुलेट की थी वैसे ही सेल्फ कंस्ट्रक्टेड की कैलकुलेट होगी, लगभग सारी चीज़ें सेम रहेगी। किस चीज़ का ध्यान रखना है, इंटरनल प्रॉफिट एलिमिनेट करेंगे। एक कंपनी के एक डिपार्टमेंट ने दूसरे डिपार्टमेंट से कोई सर्विस ली है, तो दूसरे डिपार्टमेंट ने जो एक्स्ट्रा प्राइस खुद के प्रॉफिट्स का चार्ज किया होगा
उसको भी हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे, उसको भी कॉस्ट में कंसीडर नहीं करेंगे। एनी इंटरनल प्रॉफिट टू बी एलिमिनेटेड। अच्छा, कोई एबनॉर्मल वेस्टेज हुई है उसको भी कॉस्ट में ऐड नहीं करना है, पीएनएल में डेबिट करना है। अच्छा, बोरोइंग कॉस्ट वही सेम, A16 अगर कहता है ऐड करो तो हम ऐड करेंगे, अदरवाइज ऐड नहीं करेंगे। देखिए फॉर्मेट सिंपल था, मटेरियल ऐड करेंगे, लेबर को ऐड कर देंगे, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएबल ओवरहेड को ऐड कर देंगे, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस है ऐड कर देंगे, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल इनकम है माइनस कर देंगे। इनिशियल एस्टीमेट ऑफ रिस्टोरेशन वही हो गया ना कि एस्टीमेट ऑफ रिस्टोरेशन कॉस्ट इनटू पीवी फैक्टर ऐड करेंगे। बोरोइंग कॉस्ट इफ क्वालिफाइंग एसेट है तो बोरोइंग कॉस्ट को भी ऐड कर देंगे। ये अपने पास क्या आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ एसेट। ठीक है, तो ये सेकंड केस हो गया। पहला केस क्या था, परचेज्ड पीपीई। सेकंड केस क्या है, सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट थे। थर्ड क्या है, थर्ड अपने पास है पीपीई एक्वायर्ड इन एक्सचेंज ऑफ एसेट। मेरे पास पुराना एसेट था, मैंने पुराना बोला, मैंने पुराना दे दिया सामने वाले को, सामने वाले से नया एसेट ले लिया। तो अब ऐसे इस चीज को हम किस अमाउंट पर रिकॉर्ड करेंगे, क्या क्या जनरल एंट्री पास करेंगे। तो देखिए, कॉस्ट ऑफ एक्वायर्ड पीपीई जो हमने पुराना दिया है वो तो डिरिकॉग्नाइज करना ही है। डिरिकॉग्नाइज किस अमाउंट पे करेंगे हम, वो तो कैरिंग अमाउंट पे करेंगे, वो तो पता ही है। अब जो नया एसेट लिया है ना वो किस अमाउंट पे रिकॉर्ड करेंगे। देखो दो चीजें हो सकती है, ट्रांजेक्शन जो हमने करा है क्या उसका कमर्शियल सब्सटेंस है, ट्रांजेक्शन जो हमने करा है उसका कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है। ठीक है, कमर्शियल सब्सटेंस का मतलब क्या होता है, हमने डिटेल में क्लास में देखा होगा। तो अगर कुछ में कुछ भी नहीं लिखा हो तो हम डिफॉल्ट क्या मान के चलते हैं, कमर्शियल सब्सटेंस है। ठीक है, अगर कमर्शियल सब्सटेंस है तो मेरे पास तीन ऑप्शन है जो सीक्वेंस ऑफ प्रायोरिटी में लिखे हुए हैं। मतलब सबसे पहले हम ट्राई करेंगे ये अमाउंट अपने पास अवेलेबल हो, ये अवेलेबल नहीं है तो सेकंड वाला, सेकंड अवेलेबल नहीं है तो थर्ड वाला। ठीक है, पहला देखिए, हम नए एसेट को किस अमाउंट पे रिकॉर्ड करेंगे, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन, जो पुराना एसेट हमने दिया है सामने वाले को उसकी फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे, माइनस कैश रिसीव्ड। माइनस कर देंगे क्या चीज, कैश रिसीव्ड, प्लस कर देंगे कैश पेड। मतलब मैंने पुराना एसेट दिया नए के बदले, तो मैं नए एसेट को किस अमाउंट पे रिकॉर्ड करूंगा, जो मैंने पुराना एसेट दिया है उसकी फेयर वैल्यू, माइनस करेंगे अगर कोई कैश आया है तो, प्लस करेंगे अगर कोई कैश भी पे किया है तो ये वैल्यू क्या आ गई, नए एसेट की कॉस्ट। ठीक है भाई, मान लो मेरे पास जो मैंने एसेट दिया उसकी फेयर वैल्यू अवेलेबल ही नहीं है, तो क्या करें, तो डायरेक्टली जो नया एसेट मेरे को मिला है उसकी फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लेंगे। अच्छा ठीक है, सपोज मुझे ये वैल्यू भी नहीं पता है, तो अब क्या करेंगे भाई, जो आपने पुराना एसेट दिया उसकी डब्ल्यूडीवी तो अपने पास होगी, ऑब्वियस सी बात है, वो पुराना एसेट अपने पास था, अकाउंट्स में आ रहा था तो डब्ल्यूडीवी अपने पास होगी। तो ठीक है, वो ले लो। उसके अंदर क्या करो, वही सेम, अगर कैश रिसीव हुआ है साथ में कुछ तो माइनस कर दो, कैश पे किया है तो ऐड कर दो। ठीक है, तो इससे मेरे पास वैल्यू आ गई जो मेरे पास नया एसेट आया था उसकी। ठीक है, अगर ट्रांजेक्शन में कॉमर्शियल सब्सटेंस नहीं है तो क्या करना है, तो देखिए जो थर्ड वाला एग्जैक्ट सेम यहाँ रिपीट होगा। तो भाई आपको कुछ नहीं करना कि जो एसेट दिया था उसकी डब्ल्यूडीवी लो, कैश रिसीव है तो माइनस कर दो, कैश पेड है तो प्लस कर दो। ये अमाउंट किसकी आ जाएगी, नए एसेट की। जनरल एंट्री देखो कैसे करनी है, पीपीई जो नई पीपीई ली है उसको करेंगे डेबिट, जो ऊपर से आपने अमाउंट कैलकुलेट करी होगी उस अमाउंट पे। अगर कैश आया है तो कैश को भी डेबिट करेंगे, कैश पे करा है तो टू कैश क्रेडिट करेंगे। ठीक है, टू एसेट, जो एसेट एक्सचेंज में दिया है, जो पुराने वाला एसेट गया है उसको कैरिंग अमाउंट पे डिरिकॉग्नाइज कर देंगे। बैलेंस शीट फिगर या तो आएगा लॉस या आएगा गेन, लॉस आएगा तो डेबिट, गेन आएगा तो क्रेडिट। ठीक है, सिंपल थी चलो एंट्री। तो ये अपना ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। अच्छा, इनिशियल रिकॉग्निशन के अंदर फोर्थ जो केस आता है, सिंगल प्राइस फॉर मल्टीपल पीपी आइटम्स। हमने क्या करा है, 4-5 एसेट्स खरीदे हैं लेकिन पैसे एक ही साथ दिए हैं। ठीक है, तो मैं क्या उनको रिकॉर्ड कैसे करूंगा, तो सिंपल सी चीज़ है, जो कंसिडरेशन हमने पे करी है ना, एक सिंगल अमाउंट जो हमने पे करी है उसको अपोर्शन कर देंगे हम इंडिविजुअल आइटम्स में। किस रेशियो में, किस बेसिस पे अपोर्शन करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ फेयर वैल्यू ऑन एक्विजिशन डेट। एक्विजिशन के डेट पे उन अलग अलग आइटम्स की जो भी फेयर वैल्यू रही होगी उस रेशियो में हम उस सिंगल अमाउंट को अपोर्शन कर देंगे, सिंपल। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट हेडिंग अपने पास क्या है, नेक्स्ट टॉपिक अपने पास क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ सब्सीक्वेंट कॉस्ट। जी हम मशीन तो खरीद के ले आए, उसको हमने रिकॉर्ड भी कर लिया, अब इन फ्यूचर अगर इस मशीन पे कुछ खर्चा लगा तो उसका क्या करेंगे। तो देखो उस खर्चे को हम 3 टाइप में डिवाइड कर रहे हैं। अगर रेगुलर डे टू डे मेंटेनेंस है, रिपेयर का खर्चा लग रहा है, सर पीएनएल में क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। रेगुलर डे टू डे मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस को पीएनएल में क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। सेकंड देखो, सेकंड क्या है कि हमने कोई ऐसा खर्चा किया है जिससे हमारे एसेट की एफिशिएंसी इंक्रीज होने वाली है, लाइफ ऑफ एसेट इंक्रीज होने वाली है। तो ये जो है कि कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है, इसको हम एसेट की कॉस्ट में क्या करेंगे, ऐड करेंगे, इसको हम पीएनएल में डेबिट नहीं करेंगे। थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर हमें 2-3 क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं कि भाई हमारे पास एक मशीन थी जिसका एक कंपोनेंट डैमेज हो गया, ख़राब हो गया, उसको रिप्लेस करने की नीड है। पूरी मशीन को रिप्लेस नहीं करना, एक कंपोनेंट को रिप्लेस करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट लेंगे हम मशीन की, उसमें नए
पार्ट, नया जो हम कंपोनेंट लगाएंगे उसकी कॉस्ट को ऐड करेंगे। अच्छा, पुराना जो कंपोनेंट होगा उसकी कैरिंग अमाउंट को माइनस कर देंगे। अपने पास क्या आ जाएगा, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट, एज सच, एज सिंपल एज सच। अब इसमें आगे क्या है कि अपने को देखो क्वेश्चन में ये भी दे रखा होगा, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, नया पार्ट की कॉस्ट है वो अपने को पता ही है, क्योंकि हम नया पार्ट खरीदेंगे तो वो भी अपने को ईजिली पता लग जाएगी। तो जो दिक्कत आएगी वो किस में आएगी कि भाई जो पुराना पार्ट है उसकी कैरिंग अमाउंट कैसे आएगी। अच्छा, तो वो कैसे कैलकुलेट करनी है वो देखिए, WDV ऑफ ओल्ड पार्ट कैसे आएगी, कॉस्ट ऑफ ओल्ड पार्ट माइनस एप्लीकेबल डेप्रिसिएशन। तो भाई माइंड में ये आता है कि मैं एप्लीकेबल डेप्रिसिएशन माइनस तो कर दूंगा, लेकिन मैं कॉस्ट कैसे लेके आऊँगा। जो पुराना पार्ट होगा जिसको आप रिप्लेस कर रहे हैं उसकी कॉस्ट कहाँ से लेके आएंगे। तो देखो उसके लिए भी 3 ऑप्शंस है इन सीक्वेंस ऑफ प्रायोरिटी। इन तीनों में से जो भी मेरे पास वैल्यू अवेलेबल होगी सबसे पहले मैं उसका यूज़ करूंगा। ये वैल्यू है तो ये यूज़ करेंगे, ये नहीं है तो ये यूज़ करेंगे, ये भी नहीं है तो ये यूज़ करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहला कि हम ये चेक करेंगे कि जब हमने ये मशीन, पूरी मशीन खरीदी थी ओरिजिनली, तो क्या उस टाइम पे इनवॉइस में इस पार्ट की वैल्यू अलग से मेंशन थी। अगर थी तो उसको कॉस्ट मान लेंगे। ठीक है, अगर वो अवेलेबल नहीं था तो हम ये देखेंगे कि जब हमने पूरी ये मशीन खरीदी थी इस टाइम पे अगर मैं खाली ये पार्ट खरीदता तो कितने का आता। पास्ट की बात कर रहे हैं, फेयर वैल्यू ऑफ पार्ट एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ एसेट। ठीक है, अगर ये भी वैल्यू नहीं है तो हम क्या यूज़ करेंगे भाई, फिर तो एक अल्टरनेट है, जो आप आज नया पार्ट खरीद रहे हो इसको डिस्काउंट करके पास्ट में तब ले जाओ जब हमने ये मशीन खरीदी थी, मतलब कॉस्ट ऑफ न्यू पार्ट इनटू पीवी फैक्टर। ठीक है, तो ये 3 अल्टरनेट से क्या मेरे पास क्या आएगी, मेरे पास आएगी कॉस्ट ऑफ ओल्ड पार्ट। इसमें से डिप्रेशन माइनस करना है, तभी तो मेरे पास क्या आएगा, कैरिंग अमाउंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्ट, जो कि हम यहाँ से माइनस करेंगे, नए पार्ट की कॉस्ट को ऐड करेंगे, तभी अपने पास क्या आएगी, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट। ठीक है, तो ये था रिप्लेसमेंट के केस में हम अकाउंटिंग कैसे करेंगे। आगे देखिए, मेजरमेंट आफ्टर रिकॉग्निशन। सबसे पहले हमने क्या देखा, इनिशियल रिकॉग्निशन और सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर। अब क्या है, मेजरमेंट आफ्टर रिकॉग्निशन। कोई एसेट हमने खरीद के रिकॉर्ड कर लिया है, अब हम क्या करने वाले हैं, बैलेंस शीट डेट पे उस चीज़ को कैसे रिकॉर्ड करेंगे बुक्स के अंदर, ये हमें अब देखना है। तो देखो बैलेंस शीट डेट पे या तो अपने को क्या फॉलो करना है, कॉस्ट मॉडल, या फिर हमें क्या फॉलो करना है, रिवैल्यूएशन मॉडल। अच्छा, हम कॉस्ट मॉडल फॉलो करते हैं, रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करते हैं, ये है एग्जाम्पल ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। अच्छा, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, ये किस एस में बताया गया है, AS1 के अंदर। ठीक है, तो अकाउंटिंग पॉलिसी का एग्जांपल है, कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहे हैं हम या फिर रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, जो भी मॉडल फॉलो करे पूरे क्लास ऑफ PPE पे सेम फॉलो करना है। ठीक है, सपोज मेरे पास ऑफिस में 10 कंप्यूटर्स हैं, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि 5 कंप्यूटर्स पे कॉस्ट मॉडल, 5 कंप्यूटर्स पे रिवैल्यूएशन मॉडल? नहीं, मुझे 10 के 10 कंप्यूटर्स पे क्या फॉलो करना पड़ेगा, या तो कॉस्ट या रिवैल्यूएशन। ठीक है, कॉस्ट मॉडल सर बिल्कुल सिंपल, कॉस्ट मॉडल के अंदर कैरिंग अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, माइनस इंपेयरमेंट, वो क्या आ जाएगी, कैरिंग अमाउंट, बिल्कुल ही सिंपल। अगर रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करते हैं तो रिवैल्यूएशन मॉडल में हम बैलेंस शीट डेट पे एसेट को रिवैल्यू करेंगे कि किस अमाउंट पे शो करना है, मतलब मेरी कैरिंग अमाउंट क्या आएगी, जो बैलेंस शीट की डेट, बैलेंस शीट के दिन की या फिर रिवैल्यूएशन के दिन की फेयर वैल्यू है वही मेरी क्या बन जाएगी, कैरिंग अमाउंट बन जाएगी। ठीक है, एंटायर क्लास ऑफ PPE शैल बी रिवैल्यूड एंड नॉट एनी सिंगल आइटम PPE। हमने पूरे क्लास को रिवैल्यू करना है, ये नहीं है कि एक क्लास के अंदर 20 टाइप के एसेट है, 20 टाइप की सिमिलर एसेट है, 20 में से 5 को रिवैल्यू कर लेते हैं, 15 को नहीं करते हैं, सबको रिवैल्यू करना पड़ेगा। अच्छा, कितनी बार रिवैल्यू करना है, कितनी बार, ऐसी चीज़ें, ऐसी PPE की आइटम्स जिसके अंदर बहुत बार चेंजेस होते हैं तो उसको हर साल रिवैल्यू करना है। अच्छा, ऐसी PPE की आइटम्स जिसके अंदर बहुत ही कम चेंजेस होते हैं या फिर इनसिग्निफिकेंट चेंजेस होते हैं उसको हर 3 से 5 साल के अंदर एक बार रिवैल्यू करना है। ठीक है, चेंजेस ज़्यादा होते हैं हर साल रिवैल्यू करना है, चेंजेस कम होते हैं हर 3 से 5 साल में रिवैल्यू करना है। ठीक है, अच्छा, रिवैल्यू की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रिवैल्यूएशन, ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे रिवैल्यूएशन की, तो देखिए 2 मेथड्स है अपने पास, ग्रॉस मेथड और नेट मेथड। ग्रॉस मेथड और नेट मेथड, क्वेश्चन में जो मेथड लिखा होगा वही हम यूज़ करते हैं, अदरवाइज अगर कुछ मेंशन ना हो तो हम प्रायोरिटी देंगे नेट मेथड को। ग्रॉस मेथड और नेट मेथड, नेट मेथड देखो क्या करना है, सबसे पहले जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट में दे रखा होगा उसको हम खत्म कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे अगेंस्ट द ग्रॉस कैरिंग अमाउंट। फिर मेरे पास क्या आ जाएगी, नेट बुक वैल्यू, और नेट बुक वैल्यू को हम क्या कर देंगे, रिवैल्यू कर देंगे। ठीक है, ग्रॉस मेथड में क्या होगा, सर हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को खत्म नहीं करेंगे, ठीक है, बल्कि हम ग्रॉस कैरिंग अमाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दोनों को ही रिवैल्यू करेंगे। चलिए अब हम दोनों मेथड्स, ग्रॉस मेथड और नेट मेथड को हम एग्जांपल से देखते हैं। देखिए
अगर मेरे पास कोई एक एसेट है जिसकी ग्रोस कैरिंग अमाउंट या फिर कॉस्ट कितनी है 1000 की, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितने का है 400 का, फेयर वैल्यू हम मान के चलते हैं कितनी है 1500। इस केस में अकाउंटिंग हम कैसे करेंगे, पहले देखते हैं नेट मेथड। नेट मेथड में हम क्या एंट्री पास करेंगे भाई, ये 400 को खत्म करेंगे सबसे पहले। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट 400, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट क्यों किया, क्योंकि इसका बैलेंस पहले होता है क्रेडिट, इसको हमने कर दिया डेबिट। टू पीपीई, पीपी का बैलेंस होता है डेबिट, हमने इसको कर दिया क्रेडिट, तो पीपीई 400 से कम होगी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 400 का खत्म हो गया। अब मेरे पास इस एंट्री के बाद पीपीई कितने की आ रही होगी, 1000 माइनस 400 600, और मेरे को कितने पे लेके आनी है 1500 पे, तो मतलब 900 का क्या करना है इंक्रीज, पीपीई टू रिवैल्यूएशन गेन। रिवैल्यूएशन गेन का देखो फॉर्मूला क्या बना, फेयर वैल्यू माइनस ग्रोस कैरिंग अमाउंट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये फॉर्मूला किसका बनेगा, रिवैल्यूएशन गेन का। अभी हमने ये नहीं देखा है कि रिवैल्यूएशन गेन को हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, ये भी थोड़ी देर बाद देखने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, ग्रोस मेथड की बात करें तो इसमें एक यूनिक स्टेप्स अपने को फॉलो करना है। पहला स्टेप, नेट बुक वैल्यू कैलकुलेट करके देखो। मैंने ये नहीं कहा है कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को एलिमिनेट कर दो, सिर्फ कैलकुलेट करके देखेंगे नेट बुक वैल्यू कितनी आ रही है, 1000 माइनस 400 600, रिवैल्यूएशन गेन कितना आ रहा है 900, कैलकुलेट करा। अच्छा, फिर एक परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, रिवैल्यूएशन गेन डिवाइड बाय नेट बुक वैल्यू, रिवैल्यूएशन गेन एज अ परसेंटेज ऑफ नेट बुक वैल्यू, 900 डिवाइड बाय 600 इंटू 100 कितना आया 150%। अब हमें जनरल एंट्री पास करनी है, कैसे कि ग्रोस बुक वैल्यू के अंदर भी 150% का इंक्रीज करो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में भी 150% का इंक्रीज करो, बैलेंस किस में आ जाएगा, रिवैल्यूएशन गेन में। देखो पीपीई की ग्रोस कैरिंग अमाउंट 1000 थी, 1000 में 150% का इंक्रीज कर दिया, कितना आ गया 1500। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना था पहले 400 था, उसमें 150% का इंक्रीज करेंगे तो 600, बैलेंसिंग फिगर रिवैल्यूएशन गेन 900, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये एंट्री पास हुई है, यहाँ ये एंट्री पास हुई थी रिवैल्यूएशन की। अच्छा, अगर दोनों ही मेथड्स के अंदर ग्रोस मेथड और नेट मेथड के अंदर हम बैलेंस शीट की बात करें, नेट मेथड में देखो बैलेंस शीट में क्या आ रहा है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पहले 400 का था, 400 का खत्म कर दिया, कुछ नहीं आ रहा। एसेट्स में देखो पहले 1000 का था, 400 का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एडजस्ट करा और प्लस 900 का फेयर वैल्यू गेन हुआ, कितने का आ रहा है 1500 पे आ रहा है, ठीक है। अगर बैलेंस शीट ग्रोस मेथड में देखें तो देखो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 400 का था पहले, 600 का और 150% इंक्रीज किया, कितने का आ गया 1000 का आ गया। एसेट्स की बात करें, एसेट पीपी की ग्रोस कैरिंग अमाउंट पहले 1000 थी, 1500 का इंक्रीज 150% का इंक्रीज करा, आप कितने पे आ रहा है 2500 का आ रहा है। हाँ, हालांकि इन दोनों ही मेथड्स के अंदर नेट इफेक्ट सेम रहेगा। देखो यहाँ पे नेट में पीपी कितने की दिख रही है 1500 माइनस 0 1500 पे, यहाँ पे पीपी कितने की दिख रही है 2500 माइनस 1000 1500, वही सेम 1500 पे दिख रही है, ठीक है। अब कि जो ये रिवैल्यूएशन पे गेन आता है, ऐसे रिवैल्यूएशन पे लॉस भी हो सकता है, हाँ अपवर्ड रिवैल्यूएशन भी हो सकता है, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन भी हो सकता है। तो ये रिवैल्यूएशन के गेन या लॉस को हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, अगर पहली बार अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ है, अगर पहली बार अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ है तो उसको हम कहाँ क्रेडिट करेंगे, रिवैल्यूएशन रिजर्व में क्रेडिट करेंगे। अगर पहली बार डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ है तो उसको डेबिट करेंगे कहाँ पे, पी एंड एल अकाउंट में, ठीक है। ये थी फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन होने पे। अच्छा, मान लो पहले डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ था, अब अपवर्ड हुआ है, पहले डाउनवर्ड हुआ था अब अपवर्ड हुआ है, तो हम अब क्या करेंगे, पहले जितना डेबिट हो चुका है पी&एल अकाउंट में उतना क्रेडिट करेंगे पी&एल अकाउंट में, क्रेडिटेड टू पी&एल अकाउंट टू द एक्सटेंट ऑफ अर्लियर डेबिट। अगर बैलेंस कुछ बच जाता है उसको कहाँ क्रेडिट कर देंगे, रिवैल्यूएशन रिजर्व में, ठीक है। अब दूसरा देखिए, अगर पहले अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ था, पहले अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ था अब डाउनवर्ड हुआ है, तो हम डेबिट कहाँ करेंगे, रिवैल्यूएशन रिजर्व में टू द एक्सटेंट ऑफ अर्लियर क्रेडिट। जितना क्रेडिट हो चुका है रिवैल्यूएशन रिजर्व में उतना पहले डेबिट करेंगे, और बैलेंस अगर कुछ बच जाता है तो कहाँ डेबिट करेंगे, पी&एल अकाउंट के अंदर, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन है, बिल्कुल सिंपल सी ये एक चार्ट है जिसके अंदर बता रखा है कि कहाँ हम रिवैल्यूएशन गेन या लॉस को लेके जाएंगे, तो ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। जब हम एसेट को रिटायर करते हैं, डिस्पोज करते हैं, तो जो जितना भी रिवैल्यूएशन रिजर्व का बैलेंस होगा वो कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, रिवेन्यू रिजर्व में या फिर रिटेन्ड अर्निंग्स में। ध्यान रखने का है, रिटेन्ड अर्निंग्स में या फिर रिवैल्यूएशन रिजर्व में जाएगा, पी&एल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना है, ठीक है। ऑप्शनल ट्रीटमेंट एक और है, ये मैंडेटरी, देखो ये जो ट्रीटमेंट है ना ये मैंडेटरी है, लेकिन जो अब हम देखने वाले ये मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। अगर कंपनी चाहे तो कर सकती है। मैंडेटरी क्या है, अगर आपके पास रिवैल्यूएशन रिजर्व बचा है, एसेट को आप बेच रहे हो, डिस्पोज कर रहे हो या रिटायर कर रहे हो, तो जितना ही बैलेंस बचा है सारा कहाँ ट्रांसफर कर देंगे रिवैल्यूएशन रिजर्व का, रिवेन्यू रिजर्व या रिटेन अर्निंग में। ऑप्शनल ट्रीटमेंट क्या है कि देखो रिवैल्यूएशन होने की वजह से आपका डेप्रिसिएशन चेंज हो रहा है, ठीक है, आपका डेप्रिसिएशन चेंज हो रहा है कि पहले डेप्रिसिएशन कम आ रहा था, रिवैल्यूएशन के बाद अपवर्ड रिवैल्यूएशन के बाद डेप्रिसिएशन ज़्यादा आ रहा है, तो जितना ज़्यादा डेप्रिसिएशन हर साल आ रहा है ना उस अमाउंट को हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, रिवेन्यू रिजर्व में या रिटेन अर्निंग में एनुअली। देखो क्या लिखा हुआ है, ऑप्शनल ट्रीटमेंट क्या है, डेप्रिसिएशन बेस्ड ऑन रिवैल्यूड कैरिंग अमाउंट माइनस डेप्रिसिएशन बेस्ड ऑन ओरिजिनल कॉस्ट को हम ट्रांसफर करेंगे, दिस अमाउंट कैन बी ट्रांसफर टू रिवेन्यू रिजर्व एनुअली।
ऑप्शनल ट्रीटमेंट क्या है? डेप्रिसिएशन बेस्ड ऑन रीवैल्यूड कैरिंग अमाउंट माइनस डेप्रिसिएशन बेस्ड ऑन ओरिजिनल कॉस्ट को हम ट्रांसफर करेंगे कहाँ पे? रिवेन्यू रिजर्व में हर साल। लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, अगर कोई कंपनी ये ट्रीटमेंट फॉलो करना चाहे तो फॉलो कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट जो अपने पास टॉपिक आता है, नेक्स्ट क्या है? डेप्रिसिएशन का। सबसे पहले डेप्रिसिएशन में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन का आप क्या ट्रीट करते हैं? मेनली हम डेप्रिसिएशन को क्या करते हैं? एसेट की वैल्यू में से लेस कर देते हैं और P&L में क्या करते हैं? रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है। ये ट्रीटमेंट क्या लिखा हुआ है? इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ अनदर एसेट। याद कीजिए, हमने कॉस्ट कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ पीपी में लिखा था ना कि अगर एक मशीन को बनाने के अंदर किसी हमने दूसरी मशीन का यूज़ किया तो दूसरी मशीन का डिप्रिसिएशन पहली मशीन की कॉस्ट में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दो हो सकती है डिप्रिसिएशन की। अच्छा, डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या होता है? मतलब टोटल डिप्रिसिएशन मेरे को किसी भी एसेट पे कितना मिल सकता है, कैसे कैलकुलेट करेंगे? कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, वो क्या आ गई? डिप्रिशिएबल अमाउंट। इट शुड बी एलोकेटेड ऑन अ सिस्टमैटिक बेसिस ओवर द यूजफुल लाइफ, ठीक है। मतलब जो भी लाइफ ऑफ एसेट है उसके उस पूरी लाइफ में मुझको ये डिप्रिशिएबल अमाउंट जो एलोकेट करनी है, ठीक है। अच्छा, जो रेजिडुअल वैल्यू होती है और यूजफुल लाइफ होती है, ये क्या होते हैं? अकाउंटिंग एस्टिमेट्स होते हैं। हर साल के एंड पे मुझे रिव्यू करना है क्या रेजिडुअल वैल्यू और यूजफुल लाइफ के अंदर कोई चेंज आया है। अगर चेंज हुआ होगा तो इसको हमें अकाउंट करना है प्रोस्पेक्टिवली। रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट्स नहीं करनी, लास्ट ईयर के डेप्रिसिएशन चेंज नहीं करनी, सिर्फ फ्यूचर के डेप्रिसिएशन क्या होंगे? चेंज होंगे। आगे देखते हैं अब हम। एक और चीज ध्यान रखना है, क्वेश्चन के अंदर पूछा जा सकता है कि किसी एसेट की फेयर वैल्यू उसकी कैरिंग अमाउंट से ज्यादा है। किसी एसेट की फेयर वैल्यू उसकी कैरिंग अमाउंट से ज्यादा है, तो क्या फिर भी हमें डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना है? यस, डेप्रिसिएशन इज रिकॉग्नाइज्ड इवन इफ फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट एक्सीड्स इज कैरिंग अमाउंट, ठीक है। अच्छा, एक कंपनी ये कह रही है कि हमें ना एसेट का रिपेयर मेंटेनेंस कराते रहते हैं हर 6 महीने में, तो हमें ना डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। नहीं, फिर भी तुम्हें डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। देखो, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ एन एसेट डू नॉट नेगेट द नीड टू डेप्रिशिएट इट, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या है? कमेंसमेंट ऑफ पीरियड फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन लगना किस दिन से स्टार्ट हो जाएगा? जिस दिन से एसेट अवेलेबल फॉर यूज़ हो गया, मतलब किस दिन से एसेट रेडी फॉर यूज़ है। हमें एक्चुअल यूज़ देखना है, नहीं देखना, हमें एक्चुअल यूज़ नहीं देखना, रेडी फॉर यूज़ देखना है। रेडी फॉर यूज़ हुआ, डेप्रिसिएशन लगना स्टार्ट हो गया, चाहे एक्चुअल यूज़ करो या मत करो, ठीक है। कब तक लगेगा सेसेशन ऑफ डेप्रिसिएशन? कब तक डेप्रिसिएशन लगेगा? या तो जब एसेट की रेजिडुअल वैल्यू कैरिंग अमाउंट के बराबर या उससे ज़्यादा हो जाए तो डेप्रिसिएशन बंद हो जाएगा, क्योंकि डेप्रिशिएबल अमाउंट ही खत्म हो जाएगी, ठीक है। या फिर डेप्रिसिएशन सीजेज एट द अर्लियर ऑफ, कि एसेट को हमने रिटायर कर दिया, हमने कहा कि भाई अब तुम बूढ़े हो गए, हम तुम्हारे बस की बात नहीं है, हमने उस मशीन को हटा दिया, उसकी जगह नई मशीन ले आए और हेल्ड फॉर डिस्पोजल, बेचने के लिए रख दिया मशीन को, अभी चाहे बिकी ना हो। या फिर मशीन को हमने डिरिकॉग्नाइज ही कर दिया, बेच ही दिया है। तो इन दोनों केसेस में से जो भी ये चीज़ अर्लियर होगी, या तो हम उसको बेच ही दे या फिर उसको रिटायर कर दे एक्टिव यूज से और हेल्ड फॉर डिस्पोजल कर दे, तो डेप्रिसिएशन लगना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, ठीक है। एक पॉइंट का और ध्यान रखना है अपने को, क्या कि अगर हम यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड का यूज कर रहे हैं, मतलब कि यूसेज मेथड का यूज कर रहे हैं, तो उस साल उस मेथड के अंदर किसी एक पर्टिकुलर ईयर का डेप्रिसिएशन जो है वो निल हो सकता है। कब हो सकता है? अगर हमने किसी पर्टिकुलर ईयर के अंदर प्रोडक्शन नहीं करा है बिल्कुल भी, तो उस साल का डेप्रिसिएशन उस मेथड के अकॉर्डिंग क्या आएगा? जीरो आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अगर अपने को कहीं पे लैंड और बिल्डिंग साथ में दे रखे हैं तो क्या मुझे साथ में ही डेप्रिसिएशन कंप्यूट करना है? नहीं, दोनों की वैल्यूज अलग अलग करनी पड़ेगी। लैंड की कॉस्ट अलग, बिल्डिंग की कॉस्ट अलग। लैंड की यूजफुल लाइफ क्या होती है? अनलिमिटेड, उस पर कोई डेप्रिसिएशन नहीं आएगा। बिल्डिंग की लाइफ क्या होती है? लिमिटेड, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन आएगा, ठीक है। आगे देखिए, मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। मेथड अपने पास कितने हैं डेप्रिसिएशन के? अपने पास 3 मेन मेथड्स होते हैं डेप्रिसिएशन के। एसएलएम मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, जिसका दूसरा नाम है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, और यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड। एसएलएम मेथड की बात करें, इसमें क्या है? सिंपल फॉर्मूला डेप्रिसिएशन का, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ, ठीक है। कुछ क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं होता तो बाय डिफॉल्ट आप कौन सा यूज करते हैं? एसएलएम मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड क्या है? यहां पे डेप्रिसिएशन का रेट गिवन होगा, वो रेट हमें लगाना होता है हर साल की डब्ल्यूडीवी पे। पहले साल कॉस्ट पे लगाएंगे, अगले साल से डब्ल्यूडीवी पे लगाएंगे, वो अपने पास क्या आता जाएगा? डेप्रिसिएशन। हर साल डेप्रिसिएशन क्या होता जाएगा? यहां सेम रहेगा, इसमें हर साल डेप्रिसिएशन गिरता जाएगा। आगे यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड, इसमें डेप्रिसिएशन किस पे डिपेंड करता है कि हम टोटल यूनिट्स कितने बना सकते थे इस मशीन से और हमने एक साल में कितने यूनिट्स बनाए हैं। डेप्रिसिएशन का देखो फॉर्मूला क्या रहेगा? डेप्रिसिएशन इन ईयर इक्वल्स टू कॉस्ट, यहां पे भी रेजिडुअल वैल्यू माइनस हो सकती है अगर है तो, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू इनटू यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इन दैट ईयर डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो ये होगा यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड। अच्छा, एक और इसको भी मेथड बोल देते हैं कंपोनेंट मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, कि अगर मेरे पास एक एसेट है जिसके बहुत सारे पार्ट्स है, अलग अलग कंपोनेंट्स है, हर एक कंपोनेंट की कॉस्ट भी सिग्निफिकेंट है, ठीक है, और हर एक कंपोनेंट की लाइफ भी अलग अलग है, लाइफ भी अलग अलग है, कॉस्ट भी जो है वो सिग्निफिकेंट है। तो मैं सभी कंपोनेंट्स को अलग अलग रिकॉर्ड करूंगा, उनका डेप्रिसिएशन अलग अलग चार्ज करूंगा, मैं उनको कंबाइन नहीं करूंगा, ठीक है।
क्या हम डेप्रीशिएशन का मेथड चेंज कर सकते हैं? यस, डेप्रीशिएशन के मेथड को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, डेप्रीशिएशन के मेथड को अगर जो बात चेंज करते हैं तो उसको हम चेंज इन क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग एस्टिमेट। इसको भी जो अकाउंट करना है वो प्रोस्पेक्टिवली अकाउंट करना है, रेट्रोस्पेक्टिवली इसको हम अकाउंट नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपने पास जो टॉपिक आता है, चेंजेस इन एग्जिस्टिंग डीकमीशनिंग, रिस्टोरेशन एंड सिमिलर लाइबिलिटीज। हमने स्टार्टिंग में देखा था ना कि डीआरएस, डी कमीशनिंग, रिस्टोरेशन एंड अदर सिमिलर लाइबिलिटीज़ का जो एक प्रोविजन बनाते हैं, उसकी प्रेजेंट वैल्यू हम कॉस्ट में ऐड करते थे पीपी की। अच्छा, अगर इसके अंदर चेंज हो जाए तो क्या होगा? ठीक है, तो पहले अपने को देखना पड़ेगा कि जिस एसेट के लिए हम ये प्रोविजन बना रहे हैं वो कॉस्ट मॉडल पे आ रहा है या फिर रिवैल्यूएशन मॉडल पे आ रहा है। अगर कॉस्ट मॉडल पे आ रहा है, बिल्कुल सिंपल कि अगर इस कॉस्ट में इंक्रीज हुआ, इस कॉस्ट में अगर इंक्रीज हुआ तो एसेट की कॉस्ट में क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। इस कॉस्ट में क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। इस कॉस्ट में क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। तो हम क्या करेंगे? एसेट की कॉस्ट में से माइनस कर देंगे, एसेट की कैरिंग अमाउंट में से माइनस कर देंगे। लेकिन अगर डिक्रीज कैरिंग अमाउंट से ज्यादा है, डिक्रीज कैरिंग अमाउंट से ज्यादा है, कैरिंग अमाउंट तो जीरो हो जाएगी, तो डिक्रीज बच गया, उसको क्या करेंगे? पीएनएल में क्रेडिट कर देंगे। डिक्रीज को क्या कर देंगे? पीएनएल में क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, अगर रिवैल्यूएशन मॉडल पे आ रहा है, अगर एसेट रिवैल्यूएशन मॉडल पे आ रहा है और इस वाली कॉस्ट के अंदर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन रिजर्व जितना बचा हुआ होगा उस मशीन के बारे में, उतना हम उस रिवैल्यूएशन रिजर्व में क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। और अगर फिर भी कुछ अमाउंट बच जाती है तो पीएनएल अकाउंट के अंदर हम डेबिट कर देंगे। अच्छा, अगर इस एसेट के अंदर डिक्रीज हुआ है और एसेट रिवैल्यूएशन मॉडल पे आ रहा है तो हम क्या करेंगे? पीएनएल में क्रेडिट करेंगे। कितनी अमाउंट? जितना डेबिट बैलेंस पहले से पीएनएल में पड़ा होगा इस मशीन से रिलेटेड। अगर पीएनएल में कुछ नहीं है फिर भी, या फिर कुछ बैलेंस बच जाता है अपने पास डिक्रीज का, तो बैलेंस को कहाँ क्रेडिट करेंगे? रिवैल्यूएशन सरप्लस में, रिवैल्यूएशन रिजर्व में। ठीक है, तो ये हमने एक टॉपिक देख लिया, चेंजेस इन एग्जिस्टिंग डीकमीशनिंग, रिस्टोरेशन एंड अदर सिमिलर लाइबिलिटीज का। अच्छा, एक चीज और अगर आप ध्यान दें तो यहां पे आप एसेट से एडजस्ट कर रहे थे। ठीक है, एसेट की कॉस्ट को, एसेट की कैरिंग अमाउंट को प्लस या माइनस कर रहे थे। यहां पे हमने एसेट की कैरिंग अमाउंट को प्लस या माइनस नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्योंकि ऑलरेडी एसेट जो है वो फेयर वैल्यू पे आ रहा है, उसमें उस एसेट के सारे इफेक्ट्स ऑलरेडी आ चुके होते हैं फेयर वैल्यू के अंदर, इसलिए हमने एसेट की जो कैरिंग अमाउंट है उसको यहाँ पे नहीं छेड़ा है। आगे देखिए, पीपी हेल्ड फॉर डिस्पोजल, हमने पीपी को रिटायर कर दिया, हमने इसको बेचने के लिए रखा, अभी तक बेचा नहीं है, तो उसको रिकॉर्ड किस पे करना है? कैरिंग अमाउंट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। कैरिंग अमाउंट पे या नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। कोई भी अगर राइट डाउन होता है, अगर उसको एनआरवी पे लेके आते हैं, जो भी लॉस होगा उसको रिकॉग्नाइज कहाँ करेंगे? पीएनएल अकाउंट पे। अच्छा, हेल्ड फॉर डिस्पोजल करने पर भी हम क्या करते हैं? रिवैल्यूएशन रिजर्व का बैलेंस जो है वो ट्रांसफर कर देते हैं, कहाँ पे? रेवेन्यू रिजर्व में या रिटेन अर्निंग्स में। ठीक है, फाइनली हमने एसेट को क्या कर दिया? डी रिकॉग्नाइज। डी रिकॉग्नाइज का मतलब एसेट बेच दिया हमने, तो कैरिंग अमाउंट ऑफ पीपी शुड बी डी रिकॉग्नाइज्ड। जो गेन या लॉस आ रहा है उसको रिकॉग्नाइज कहां करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के अंदर। जो गेन या लॉस है वो कैलकुलेट कैसे करेंगे? नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स माइनस कैरिंग अमाउंट ऑफ पीपी, सिंपल। अच्छा, डी रिकॉग्निशन पे एक चीज और क्या करनी होती है? अगर अपने पास कुछ बैलेंस बचा हुआ है स्टिल इन रिवैल्यूएशन रिजर्व, उसको ट्रांसफर कर देंगे रिवेन्यू रिजर्व या फिर उसके अंदर रिटेन अर्निंग्स के अंदर। ठीक है, डिस्क्लोजर जो है वो आप एक बार मॉड्यूल से रीड कर सकते हैं। तो लगभग 37 मिनट्स के अंदर अंदर हमने ये पूरा एएस जो है वो रिवाइज कर लिया है।